चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास नोट्स निकाल लें। चलें शुरू करें। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या स्टेटस है? सवाल बन गए क्या सारे? लगभग हमने क्लास में 25-24 सवाल कर लिए। इसको अच्छे से करने हैं, बस बढ़िया। अच्छा, अब पता नहीं हो तो गया। बढ़ेंगे आगे। एक वो प्लैंक वाला सवाल कर लिया था अच्छे से, वो बहुत पूछा जाता है। अभी नीट में आया था, नीट का सवाल करा दिया था 2023 का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्लास नोट्स निकाल लो। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब टॉपिक आसान है। अब अगले एक सप्ताह में चैप्टर पूरा ही हो जाएगा। चलिए लिखें, हैंग डालिए। काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आ जाओ। तो आज का लेक्चर बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आज ही पढ़ने से 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो उनको अपन को अच्छे से करना है। ध्यान से पढ़ना। तो अगले 3 लेक्चर बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी समझ में भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी खूब सॉल्व होते हैं। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, हर बच्चे को याद है हाफ mv²। लिखते जाइए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मजे की बात है, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक कारण क्या है? एनर्जी इन मोशन, जो मोशन के कारण आती है उसी को तुम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हर बच्चे को पता है, हम रुके हुए हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 है, दौड़ेंगे तो हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो 0 होगी या कुछ होगी, या तो आदमी रुका हुआ होगा या चल रहा होगा। इसके अलावा तो तीसरा कोई केस बनता ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू, आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू। नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अच्छे से किसी को समझाना हो कि यार काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो छोटे बच्चों के लिए बढ़िया है, एनर्जी इन मोशन। मोशन के कारण जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब हम चाहते हैं रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो बहुत आसान है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसका मोमेंटम बताओ, और खूब अच्छे से पढ़ा था एनएलएम में, p बराबर mv। मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ mv²। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? रिलेशन। 1 मिनट में आ जाएगा चुटकी मारते ही। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², m से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो। निगाहें बोर्ड पे रखना, 15-20 मिनट में नींद खुल जाती है, फ्लो में आ जाओगे। m से गुणा, m से भाग, m से मल्टीप्लाई किया और m से क्या कर दिया? डिवाइड। बोर्ड पे देखो अच्छे से, ऊपर क्या बन गया? m² v² अपॉन m। तो हाफ m² v²। सोचो mv
P है तो m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर बटे m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया p स्क्वायर बाय 2m। मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, इलेक्ट्रो, हर जगह काम आएगा, हर जगह रटा हुआ होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m। एक एक टर्म के साथ खेलें तो फिजिक्स से डर हटेगा। काइनेटिक एनर्जी है, p कौन है, मोमेंटम, m कौन है, मास। लिख लें फेमस रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m। लिख लें। इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसको वहां भेज देंगे तो p बराबर √2m ही आ जाएगा। संडे है, ज्यादा पढ़ाई का टारगेट लीजिए मन में, तो क्या होगा, चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगी। थोड़ा सा रिवीजन के लिए समय रखिए, बैकलॉग के लिए समय रखिए, तो क्या धीरे धीरे बैकलॉग कम होगा। नहीं तो कोई कौन कम करवाएगा, आप बताओ, अपन को खुद को ही कम करना है। तो पहले से प्लान कर लें, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है, संडे ज्यादा पढ़ाई करनी है, बस इतना अच्छा सोच के जाएं। भाई सीधा सीधा कोचिंग के 7 से 8 घंटे बच रहे हैं, इसमें से 5 घंटे भी पढ़ लिए, 4 घंटे भी पढ़ लिए, और बाकी जो सेल्फ स्टडी वाला है बहुत काम हो जाएगा। रिलैक्स करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। सुबह 1.5-2 घंटे ज्यादा सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिन में भी आराम कर लीजिए। उसके बाद भी बहुत समय है भाई, पर ये समय निकलता गया, जनवरी फरवरी में हमें ही लगेगा कि भाई समय की कमी है। इसलिए बड़ा रिलैक्स होकर खुश मन से, आज संडे को मुझे क्या करना है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ने। कोई ऐसा मत करना कोई बच्चा कि पूरे पूरे दिन एक विषय, उससे फायदा नहीं होता, ये बात मानना। 2.5 घंटे 2 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज, सभी विषय समझो, सभी विषय पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है, रोटेशन से पढ़ो। संडे को एकदम खुश होकर मेहनत करके आओगे ना 7-8 घंटे, अच्छा खुद को बढ़िया फील होता है, प्राउड महसूस होता है कि मेहनत कर रहे हैं अपन। इसलिए बढ़िया संडे को पढ़ के आना, और सिर्फ रिवीजन रखना कि पूरा दिन केवल क्या करूंगा मैं, रिवीजन, कुछ भी नया नहीं, केवल रिवीजन, केवल रिवीजन। आपको खुद को लगेगा मेरा बैकलॉग कम हुआ है, चीजें और बेहतर मैनेज हो रही है, अच्छा लगता है, चीजें एकदम संतुलित चलती हैं, सिलेबस पूरा चल रहा है बराबर, अपना पूरा ईएलपी चल रही है, सब कुछ बराबर चल रहा है, तो अच्छा लगता है, महसूस बढ़िया होता है। इसलिए आराम से पढ़िए। काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना आ गया, p स्क्वायर बाय 2m, 2-3 बार बोल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m। अब इसके कुछ ग्राफ आते हैं बनाने को, वो ग्राफ देखते हैं। तो लिखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब समझना, वैसे तो मैंने आपको ये जब बेसिक मैथ्स था वहां भी सिखाए थे, आज वापस सिखाता हूँ, अगले चैप्टर में फिर सिखाऊंगा। एक बार डर हट जाना चाहिए, पता है, फिर आप कभी भी बना सकते हो। एक आया ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और पी में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में, तीसरा काइनेटिक एनर्जी और 1/p में, चौथा p और रूट काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत तसल्ली से बनाइएगा, घर जाके एक बार फिर सोचिएगा, तब मजा आएगा। एक बार मेरे से सुन लीजिए, घर जाकर फिर से सोचें, तो ये क्लियरिटी आएगी। 4 ग्राफ है, तरीका समझ ले मेरे से कैसे सोचा जाता है। कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कब आती है, पैराबोला कब आता है, हाइपरबोला कब आता है, ये पता होने चाहिए। नहीं पता है तो होशियारी ये कहती है, बेसिक मैथ्स जाके ग्राफ वाले पन्ने आधा घंटा फिर पढ़ लो, ये होशियारी कहती है। अंदर परेशान थोड़ी ना होना पड़ता है,
ग्राफ देके वहां सर ने पूरा बताया है, स्ट्रेट लाइन बताया है, पैराबोला बताया है, सर्कल बताया है, एलिप्स बताया है, हाइपरबोला बताया है, वहां से फिर पढ़ लिया। तो क्या बार बार रिवीजन होता रहता है ना, वो बातें दिमाग में परमानेंट होती रहती है। चलो अब चारों को देखो कैसे बनाना है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं चारों बता रहा हूं, फिर आप खुद बनाना बगैर देखे, वही शब्द सोचते हुए। पहला स्टेप सभी लोग बोर्ड पे देख लो। जब भी कोई ग्राफ आता है नीट में, सबसे पहले एक रिलेशन याद किया जाता है कि ऐसा रिलेशन जो दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। बताओ कौन कौन दिख रहे हैं चारों में? काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1/p। इसका मतलब पहला दिमाग को मैसेज चला गया, भैया मुझे ग्राफ किस में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो ये लिखा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। अब पकड़नी पड़ेगी बातें, बोर्ड पे देखना, लिखने में मत रह जाना, उड़नछू हो जाएगा नहीं तो टॉपिक। देखें वाई एक्सिस में कौन है, काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को वाई लिखा। क्या बहुत क्लियर है? ध्यान से बता, एक्स में कौन है, आंखें खोल, थोड़ी सी बड़ी करो, दम लगाते तो आंखें बड़ी भी हो जाती हैं, बड़ी करो, कौन है, पी। पी है, केवल पी को, केवल पी को एक्स, केवल पी को एक्स। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे। हमें तो पी को क्या बोलना था, एक्स। अब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बताइए कौन, पैराबोला। जिस पे पावर 1 होती है मुंह उस तरफ खुलता है, किस पे पावर 1 है, तो y पर। तो जो पैराबोला का मुंह खुलेगा वो किस तरफ खुलेगा, y की तरफ, क्योंकि y पे पावर 1 है। खत्म, ये बन गया आंसर। चारों एक साथ करना, अभी मत करो, चारों एक साथ देखोगे तो थॉट प्रोसेस और दमदार बनेगा। वापस फॉर्मूला वही, फॉर्मूला वही। अब देखना तुझे चीजें मजेदार समझ में आएंगी, बोर्ड पे देखना। वाई पे चिल्लाओ, एनर्जी, पूरे काइनेटिक एनर्जी को बाय, पूरे काइनेटिक एनर्जी को बाय। एक्स में चिल्लाओ, कम ऑन, एक्स में चिल्लाओ, सब बोलो कम ऑन, एक्स में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, पूरे पी स्क्वायर को। यहां केवल p को x बोला था, अब पूरा p स्क्वायर x। अब स्क्वायर नहीं आएगा, पूरे p स्क्वायर को ही क्या बोल दिया, x। y इज प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखिए आप घर जाके और पढ़ना पड़ेगा तो माथे पे सलवटें दूर हो जाएंगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। सलवट दूर ऐसी तो होती है ज्यादा पढ़ने से, और कोई दूर करने का कोई उपाय है ही नहीं ज्यादा पढ़ने से। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/p। भाई साहब ये तो बड़ा गड़बड़ है, अब थोड़ी मैथ्स मैथ्स खेलनी पड़ेगी। देखो मैथ्स कैसे खेलते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर के, पर मेरे तो 1/p चाहिए, 1/p चाहिए। अब देखना मैथ्स कैसे खेलेंगे, ध्यान से थोड़ी सी मैथ्स देखो। क्या ये लिख सकते हैं क्या, अल्टीमेटली वो घूम के ऊपर ही जाएगा। एक बार वापस देख ले, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m, 2 और m तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। इसको थोड़ी नाटकबाजी में ऐसा लिख दिया 1/1/p स्क्वायर। देख अल्टीमेटली घूम के कहां गया, फॉर्मूला थोड़ा बदल सकते हो। तुम सोचो पी स्क्वायर था, मैं यहीं काट के 1/p स्क्वायर कर दूं, यहाँ थोड़ी ना काट सकते हैं। वो तो उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, रीअरेंज। अच्छा शब्द क्या होता है, रीअरेंज। सरल शब्द क्या होता है, मैथ्स मैथ्स खेलना। दोनों बात सही है। कॉपी में लिखने वाला शब्द क्या होता है, रीअरेंज करना, और दिमाग को समझाने वाला क्या होता है, मैथ मैथ खेलना। आई बात समझ में? इसको लिख दिया 1/p स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 1/p स्क्वायर। अब बताइए y में कौन, y में काइनेटिक एनर्जी, x में 1/p, 1/p, इसकी जगह x स्क्वायर तो था ही। कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तो हमेशा हाइपरबोला आता है। सारे ग्राफ अलग अलग आ रहे हैं देखो आप,
एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक हाइपरबोला है, रिलेशन वही है। तो सर क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ग्राफ अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में खींचा जा रहा है। तीसरा और जबरदस्त है, पी और रूट के ही। अब ये कहां से लाऊं? दिमाग लगाओगे सब आ जाएगा। पी स्क्वायर बाय 2m। अब 2 और m तो कांस्टेंट। अब आपको दिख रहा है यार स्क्वायर रूट चाहिए, दोनों तरफ क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। रूट कानेटिक पी स्क्वायर का पी, छापो y में p, y में p, x में पूरा x में, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। ओके, चारों बनाओ अच्छे से, समझदारी से। कितना बढ़िया सवाल है, आप देखिए। इसको घर जाके 10 मिनट फिर देने चाहिए कि सर किस तरह से बोल रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या छपा हुआ है, एक्स में क्या छपा हुआ है, उसको गौर करना है। अटक रहे हो, ये वाला पोर्शन का वीडियो फिर सुनना 2 बार, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा काम आती हैं भाई। ये ऑलवेज तैयार रहनी चाहिए। बना ले क्या चारों? बना लो। वर्क एनर्जी पूरा आएगा, अंत में रिवाइज नहीं होगा। अभी समय है, कल संडे को, 2 दिन बाद परसों संडे को अभी तक का पूरा रिवाइज कर लो। वर्क एनर्जी पूरा आएगा। एनएलएम फ्रिक्शन भी दूंगा, क्योंकि वो 4-5 बार कॉपी और पढ़ लोगे इस बहाने। एनएलएम फ्रिक्शन भी आएगा, वर्क एनर्जी भी आएगा। बढ़े आगे? चलो जल्दी आओ, 1 मिनट और फटाफट। चारों ग्राफ बना लिए क्या? घर जाके स्टार लगा लो, चारों ग्राफ पे सवाल मिलेंगे। मॉड्यूल में भी हैं, ईएलपी में भी हैं। आज का होमवर्क अभी 15 सवाल लिखाऊंगा छांट कर, 15 के 15 आज घर जाके निपटाने हैं। अब बच्चों यहां आते हैं परसेंटेज चेंज वाले सवाल। ये बड़े फेमस है, और ये इतने फेमस है कि किसी ना किसी चैप्टर में पेपर में आ ही जाता है, और सबका एक ही तरीका है। एक बार वो दिमाग में बैठ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। हैंड डालिए, परसेंटेज चेंज वाले सवाल। ये मॉडर्न में, इलेक्ट्रो में, एसएचएम, ग्रेविटेशन, कोई भी चैप्टर में आ सकता है। थर्मो। एक बार बढ़िया से 15 मिनट खर्च कर लें, तो जब भी अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जगह एक ही बात है, परसेंटेज चेंज। क्या होता है, मान लो मेरे पास पहले एनर्जी थी K1, बाद में एनर्जी हो गई K2। दिमाग में धीरे धीरे समझाओ, हमेशा पहले वाली चीज को 1 लिखा जाता है। मान लो पहले मोमेंटम P1, बाद का मोमेंटम P2, पहले वेवलेंथ λ1, बाद की वेवलेंथ λ2। तो दिमाग में धीरे धीरे बातें सेट करो। पहले वाली चीजों को 1 से लिखा जाता है, बाद वाली चीजों को 2 से लिखा जाता है। अब मैं आपसे 3 बातें बोलता हूं, दोनों तीनों बातें बताना। एक होता है चेंज, एक होता है फ्रैक्शनल चेंज, और एक होता है परसेंटेज चेंज। तीनों से आपका सामना होएगा, तो एक बार डर हटा के फेंक दो। चेंज, फ्रैक्शन चेंज, परसेंटेज चेंज। चेंज छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, पहले 100 रुपए थे, बाद में 125 हो गए। कितने बढ़े? बाद वाला पैसा माइनस पहले वाला पैसा। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, कोई रट्टाबाजी नहीं। फ्रैक्शन
कितना बढ़ा इनिशियल के रेस्पेक्ट में, K2 माइनस K1 अपॉन K1, परसेंटेज K2 माइनस K1 अपॉन इंटू 100। तीनों बातों को सिस्टम से बैठाओ। चेंज K2 माइनस K1, फ्रैक्शन चेंज K2 माइनस K1 अपॉन K1। हमेशा हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू आती है, हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू आती है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। एक बार फोकस करना है, और जब आपको पता है कि अरे सर कह रहे हैं पूरी फिजिक्स में काम आएगा 50 बार, तो बढ़िया ना, एक बार समझ के रख ले कि हाँ सर, पहले की वेवलेंथ लैम्डा 1, बाद की वेवलेंथ लैम्डा 2, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज अपॉन में इनिशियल, और परसेंटेज चेंज इनटू 100। इस परसेंटेज चेंज को कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, K1 को अलग अलग कर देते हैं, K2 बाय K1 माइनस K1 बाय K1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज को कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, K2 बाय K1 माइनस 1 इंटू 100। एक ही बात है, एक ही बात है। तो मुझे तीनों बातें लिखनी आनी चाहिए। मान लो मैं अब आपको कुछ नई क्वांटिटी में लिख के बताता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनिशियल वेवलेंथ, इनिशियल वेवलेंथ बोलिए क्या, लैम्डा 1, इनिशियल हमेशा 1 बोलते हैं। फाइनल वेवलेंथ लैम्डा 2। अब चेंज चिल्लाओ, बोलो चेंज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। फ्रैक्शनल चेंज चिल्लाओ, फ्रैक्शनल चेंज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1। परसेंटेज चेंज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू, कुछ लोग अलग अलग कर देते हैं, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस। लिख लीजिए, सब काम आना है, सवाल आता ही है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, इनके साथ दोस्ती कर लो, बार बार अटकना बेकार होता है। एक बार दोस्ती करके छोड़ दिया, खत्म। परसेंटेज चेंज K2 बाय K1 माइनस 1 इंटू 100। किसी में भी चेंज चाहिए, K2 बाय K1 माइनस 1 इंटू 100। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? अब 3-4 क्वेश्चन करके देखो इस पर, तो आपको आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें, जल्दी बराबर आए। लिखो, कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, जल्दी आ जाओ। लिखें, if momentum of the body is increased by 15%, या आप कर दो इसको 15, चलो चलने दो। देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब देखो, एक तरीका सिखाता हूं, किताबी तरीके तो लंबे होते हैं, अब आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच सिखाता हूं। कभी भी ऐसा सवाल आए परसेंटेज वाला, हमेशा हमेशा इनिशियल वैल्यू को 100 मान लो। इतना बढ़िया तरीका है ये, फास्ट। हमेशा इनिशियल वैल्यू को 100 मान लो। 2-3 सवाल में दिक्कत आएगी, फिर एकदम कंफर्ट हो जाओगे। सभी लोग बोर्ड पे देखो, मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ, 15, तो इनिशियल मोमेंटम को मान लिया 100। अब 15% बढ़ाया, सीधा 100 में 15, 115 फाइनल मोमेंटम। बहुत अच्छा तरीका होता है, पहले 100 मान लो, अब बढ़ाया 115, 36% कम किया -36, 64% बढ़ाया +64। सबसे बढ़िया तरीका। बताओ ये कौन आ गया, इनिशियल, ये कौन आ गया, फाइनल। अब रिलेशन बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, 2 और m तो कांस्टेंट है, तो k इज प्रोपोर्शनल टू p², k2/k1 बराबर p2²/p1²। p2 बताओ 115, p1 बताओ 100, 115 का स्क्वायर करिए सॉल्व, 115 का स्क्वायर 13225, 13225 बटे 1 2 3 4, कितना आ जाएगा बताओ, 1.32। ये आंसर नहीं आया, ये तो k2/k1 आया है। अभी आपको सिखाया था परसेंटेज चेंज क्या होता है, k2/k1 -1 इंटू 100, तो 1.32 -1 इंटू 100, 1.32 में से 1 गया, 0.32 इंटू 100, कितना परसेंट, 32%। 2-3 न्यूमेरिकल करोगे तो ये 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होने लग जाता है। कौन फ्रैक्शनल लो, फ्रैक्शनल चेंज पूछे तो बस 100 से गुणा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी हो, इनिशियल 100 मानो, कुछ भी दे रखा हो। तो जो भी चेंज हो रहा है उसको इनिशियल को कितना मान लें, 100। अब 3-4 क्वेश्चन करके देखिए, आपको समझ में आएगा। रिलेशन आपके सामने याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ये समझ में आता है आपको। यहाँ 2-1 है तो यहाँ भी 2-1 है, पूछो ऐसा क्यों, 2-1 क्यों चला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। छोटी छोटी बातें समझो, 2-1 पे 2-1 क्यों चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलूं, लिखो अगला, if kinetic energy of the body, if kinetic energy of the body is increases by 300%, 300%, then calculate the percentage change in momentum, percentage change in momentum। ये फुल स्कोर का सवाल है, परसेंटेज चेंज आना मतलब खुश हो जाना, ये तो मेरा सही होगा। केवल लापरवाही से ही गलत होता है ये, बाकी तो कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ करो। क्या कह रहा है बताओ, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया गया, तो माना इनिशियल काइनेटिक बोलो 100, 300% बढ़ा दिया तो 100 में 300 जोड़ दिया, कितना हो गया 400। बताओ ये लिख पा रहे हो क्या। अब फिर रिलेशन याद करो, काइनेटिक एनर्जी बराबर
पी स्क्वायर, हमेशा K2 बाय K1 P2 बाय P1 स्क्वायर है। K2 400, K1 100, P2 नहीं पता, P1 नहीं पता, ये आ गया 4, स्क्वायर रूट ले लो, P2 बाय P1 2। पर मुझे पूछा क्या है, मुझे तो परसेंटेज चेंज पूछा है। परसेंटेज चेंज अभी आपको बताया, P2 बाय P1 -1 इंटू 100, P2 बाय P1 2, आंसर 100% हो गया। इतने ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज चेंज। अच्छा मोमेंटम है तो P2 बाय P1 -1, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ में λ2 बाय λ1 -1, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी K2 बाय K1 -1, हो जाएगा। एक और करके देख लो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर घर पे करना, खूब सारे सवाल है। कहां पे ये 2 कैसे है, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 4 का तो हो गया 2, P2 स्क्वायर का P2, P1 स्क्वायर का P1, ठीक है, लिख ले वहां पर। एक और करेंगे खुद, चलो लिखो। अगला, if the kinetic energy of the body, if the kinetic energy of the body is decreased by 64%, 64%, then calculate the percentage change in momentum। आराम से करो, तसल्ली से, कोई अपन को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेलना है, सही आना चाहिए। अभी एक्यूरेसी मैटर करती है, 5 बार हो जाएगा फिर स्पीड मैटर करेगी, अभी कॉन्फिडेंस एक्यूरेसी से आएगा। आराम से बिल्कुल तसल्ली से सवाल करते हुए। कितना, 40%। थोड़े गलत हो रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, करो, चौथा सवाल सही हो जाएगा भाई, करना पड़ेगा। आओ, क्या कह रहा है, किसको बदल रहा है वो, कानेटिक को, तो हमेशा पहले इनिशियल मानो K1। अब बताओ क्या कह रहा है, 64% कम कर दिया, 64 को घटा दिया। बता क्या ये लिख पा रहा है क्या बेटे, K1 K2, हमेशा इनिशियल को 100 मान लो, काइनेटिक की बात हो रही है काइनेटिक को मानेंगे, मोमेंटम की बात हो रही है मोमेंटम को मानेंगे। अब बताइए, अब रिलेशन याद करो, अब रिलेशन याद करो, क्या होगा, काइनेटिक बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, 2 और m तो कट गया, पी स्क्वायर, इसको कैसे लिखना है, K2 बाय K1 बराबर P2 स्क्वायर बाय P1 स्क्वायर, K2 36, K1 100, P2 स्क्वायर बटे P1 स्क्वायर, इसका रूट ले लो, 6/10, 6/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/5, ये आ गया। अब मुझे पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताओ, P2 बाय P1 -1 इंटू
100 P2/P1 3/5 -1 5 LCM 3 - 5 -2/5 इंटू 100 -40 माइनस का मतलब वो क्या हो गया डिक्रीज। आंसर आएगा डिक्रीज बाय 40%। दो ऑप्शन दे सकता है वो 40 में, इंक्रीज बाय 40 डिक्रीज बाय 40। तो माइनस आना इस बात का संकेत है क्या हो गया डिक्रीज। बनी बात। अब ये तो जो सवाल थे ना ये तो थे सब बड़े परसेंटेज चेंज 100%, 20%, 300%। अभी एक प्रोफाइल और बनती है, अगर 5% से कम हो तो उसको कैसे टेकल करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। आगे लिखिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। माइनस आना वहां लिख लीजिए, माइनस आना किस बात को संकेत कर रहा है डिक्रीज। अब लिखिए केस 5% से कम वाले क्वेश्चन, 5% से कम वाले क्वेश्चन। अब इसमें क्या तरीका होता है, क्या अप्रोक्सीमेशन लगता है उसको सीखें, और ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा, वो अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कोई रिलेशन है y बराबर x² y³, तो इसको कैसे लिखा जाता है, y को लिखा जाता है डेल्टा y बाय वाई, x² को लिखा जाता है पावर को आगे ले आओ 2 डेल्टा x बाय x, बीच में प्लस, पावर को आगे ले आओ 3 डेल्टा y बाय वाई। बेसिकली दोनों तरफ लॉग लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं, पर सीधा अपन को आना चाहिए, 100 से गुणा कर दो तो डेल्टा y बाय वाई इंटू 100 2 डेल्टा x बाय x इंटू 100 डेल्टा y बाय वाई इंटू 100। पहचानना बच्चों ये कौन है, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन x। ये पहचानो परसेंटेज चेंज इन y, ये पहचानो परसेंटेज चेंज इन y। ये मैंने रिलेशन मन से माना है। अब ऐसे 2-3 फिजिक्स के करके दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधा है पावर को आगे ले आओ और डेल्टा y बाय वाई, डेल्टा x बाय x, डेल्टा x बाय x। पर ध्यान दीजिए यह केवल 5% से कम में ही लगता है, उसके बाद इसमें एरर आ जाती है। तो सर 5% से ज्यादा वाले में वो तो अभी 3 करके तो आ गए, आप 20%, 100%, 300% वो तो आप कर चुके। अब ये हर जगह काम आएगा, 2-3 जगह मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक एसएचएम में, एक मॉडर्न फिजिक्स में, एक अपने डब्ल्यूपी में, ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि हाँ यार ये हर जगह वैलिड है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं छोटी छोटी बातें पक्की करता जाऊंगा, मुझे बढ़िया फिजिक्स समझ में आएगी। कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे हमने मेहनत करी, 25 सवाल करके एक दिमाग खुल गया अपना वर्क लिखना। अभी एक टॉपिक और आएगा 7-10 दिन बाद, मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई साहब वो भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पिलर है, उस पर भी 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, हर वैरायटी का सवाल। तो एकदम दिमाग खुल जाएगा कि हाँ सर 30 क्वेश्चन केवल किस पर, मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसे ही एक पिलर और आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये आपके क्या मैकेनिक्स के फोबिया को दूर भगा देंगे। आपकी सोच सिचुएशन आपकी क्लियर होती जाएंगी, सवाल देखते ही एक्सप्लोजन आया, सीधा सवाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो सवाल देखते ही दिमाग फ्लैश करता है कि अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आपने वर्क एनर्जी कितने सवाल कर लिए, आपको पता चल गया जब कभी भी स्पीड के बारे में बात हो रही हो, ब्लॉक ऊपर से नीचे फिसल रहा हो, स्प्रिंग दिखाई दे रही हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी हो, रेस्ट में आ गया, रेस्ट से चल रहा हो, इन तरह के सवालों में क्या लगाया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। फटाफट हो गए सब।
चलिए आगे बढ़े। अब इसके 2-3 मैं आपको रिलेशन निकाल के बताता हूं। जैसे मैं चला गया साहब मॉडर्न फिजिक्स में, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होती है बेटे लैम्डा बराबर h बाय पी। अब देखो कैसे लगाया जाता है ना, 5% से कम में लगाना चाहता हूं मैं। अब कैसे लिखूंगा, कोशिश करेंगे। h तो प्लैंक कांस्टेंट है, कट गया। मुझे नीचे नहीं चाहिए, कहां दिखना चाहिए, ऊपर। P1 को ऊपर ले गया, -1। डर हटेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीजें दिखेंगी बढ़िया, और मन में आएगा हाँ मैं भी कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब लैम्डा को क्या लिखना है, वही डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100। पावर को आगे ले आओ, -1 डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। ये कौन, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा। ये कौन, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। बस हो गया। इसमें से वो कुछ एक देगा, दूसरा आपसे पूछेगा। वापिस देखें, सर और कोई बताओ। एसएचएम में ले चलता हूं, चल कहीं घबराओगे नहीं, एक बार सीख जाओगे ना, हर जगह मजा आएगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सर इसमें लिख के बताओ, देखते 2 और पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अपने तो पावर में दर्शन होने चाहिए। नीचे था, ऊपर ले गए, रूट था, रूट हटा दिया। अब लिखो इसको, कैसे लिखोगे, टी को डेल टी बाय टी इंटू 100, पावर को आगे ले आओ, हाफ डेल्टा एल बाय एल टू, खत्म। ये रिलेशन आ गया। और काय को रटना, परीक्षा में ऑन द स्पॉट कर लेंगे। सर और बताओ सर, डब्ल्यू में आ जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। इसमें मैं लिखूं, हाँ कोशिश कर, 2 और m को काट दिया, k इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। कोशिश करो, डेल्टा k बाय k इंटू 100 टू डेल्टा p बाय p इंटू, खत्म हो गया। ये कौन है, ये है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। कब लगाएं, 5% से कम वाले सवालों में, एक भी सवाल नहीं अटकेगा। छोटी छोटी बातें करते जाओ, फंडामेंटल बढ़िया करते चलो। लिखें क्वेश्चन। तीन चैप्टर में कराने का लॉजिक यही, ताकि अपना दिमाग खुले। अरे यार हर जगह लगता है, एक जगह सीखेंगे सभी जगह आराम आएगा। इलेक्ट्रो में टीचर आएंगे, मॉडर्न में टीचर कोई आया, ऑप्टिक्स में सर पढ़ाने आए, सीधा फॉर्मूला समझ में आया, सीधा लिखा परसेंटेज। नहीं आप तो पूरा पढ़ा ही नहीं सकते, साल भर पढ़ाऊंगा तो भी सिलेबस नहीं होगा। 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर पढ़ाते हैं। एक टीचर आप सोचो पूरा बायो पढ़ा दे, बॉटनी जूलॉजी संभव ही नहीं है। बॉटनी जूलॉजी में तो क्या होता है, 7-8 अध्यापक आते हैं, तब जाके क्या होता है, पूरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में एक ही पढ़ाता रहा कैसे हो जाएगा, संभव ही नहीं। 5-6 लोग आएंगे अलग अलग टॉपिक पढ़ाने, तब सिलेबस होता है। अभी तो क्या है, 2 बायो चल रही है, स्लॉट कितने चल रहे हैं, 4। आपके 4 ही स्लॉट चलेंगे हमेशा। पर क्या होगा, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायो तो फिक्स है। चौथा स्लॉट जो होता है वो बदलता रहता है। अभी चौथा स्लॉट है बायो के पास, अब केमिस्ट्री के पास। केमिस्ट्री अभी 2 केमिस्ट्री चल रही है, फिर क्या होगा, 2 ढाई 3 महीने 2 केमिस्ट्री चलेंगी, फिर 2 फिजिक्स चलेंगी,
फिर 2 बायो चलेंगे, ऐसा रोटेशन होता है। कुल 4 स्लॉट ही चलते हैं, 3 स्लॉट तो फिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। चौथा स्लॉट क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अभी चौथा स्लॉट केमिस्ट्री के पास है, एक ऑर्गेनिक चल रही है, एक फिजिकल चल रही है। कुछ समय तक ये चलेगा, 2.5-3 महीने, फिर वापस फिजिक्स डबल हो जाएगी, फिर टीचर चेंज होते रहेंगे। एक बॉटनी जूलॉजी का एक अध्यापक पूरा नहीं पढ़ाता, बॉटनी में टॉपिक वैसे अलग अलग आएंगे, इकोलॉजी के अलग आएंगे सर, प्लांट फिजियोलॉजी अलग चल रही है, डाइवर्सिटी अलग चल रही है, ऐसे चेंज होता है। चलिए, क्या ये बात क्लियर हुई? लिखें क्वेश्चन। इफ द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन लिखें, इफ द काइनेटिक एनर्जी of the body, if the kinetic energy of the body is decreased by 2%, अब जैसे ही 2% दिखा, दिमाग के तार झंझनाने चाहिए, 5% से कम वाला सवाल है। फिर तुरंत ये सोचना चाहिए कौन कौन सी क्वांटिटी में है। अभी तो चलो फिक्स है, अपन यही पढ़ रहे हैं। परीक्षा में सोच क्या आती है, सवाल देखकर, पहला 5% से कम का सवाल है, पहली सोच। दूसरा, वेवलेंथ और मोमेंटम में है, मॉडर्न में चल। टाइम पीरियड और लंबाई में है, एसएचएम में। मोमेंटम ऑफ एनर्जी में, वर्क पावर। ये दिमाग का अप्रोच होता है परीक्षा में, कि सवाल को देखते ही क्या स्ट्राइक करता है, सवाल देखते ही 5% से कम है। फिर दूसरा थॉट क्या आएगा, किन किन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, उस क्वांटिटीज का आपको पहले रिलेशन याद करना पड़ेगा। ऐसे सोचा जाता है परीक्षा में। तो प्रश्न को पूरा लिखिए। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज बाय 2%, then calculate the percentage change in momentum. Calculate the percentage change in momentum. तो पहले रिलेशन याद कर लो, ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, 2 और m तो कट गया, डेल्टा k/k इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा p/p इंटू 100। बताओ परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कितना है, 2% से डिक्रीज हुआ है, -2 लिखाओ, -2 लगाओ भाई, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज माइनस साइन। और पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, खत्म, 2 से 2 कटा, -1%। या तो ऑप्शन में -1 होगा, या वो कहेगा डिक्रीज बाय 1%, खत्म हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में डाल लो, इसको शब्दों में लिख लो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। इसको शब्दों में भी लिख लो और जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बोलिए, बनी बात? दोनों को बॉक्स में डाल लो जैसा मैंने लिखा है, उससे रिवीजन करने में, सवाल करने में आसानी रहेगी। बढ़े आगे, चलो आज होमवर्क यहीं लिखो, यहीं जहां खत्म हुआ है, फिर आगे पढ़ेंगे क्या क्या कर सकते हैं आज। लिखो, मॉड्यूल 1 एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 वर्क पर एनर्जी की, एक्सरसाइज 1 लिखो, सवाल नंबर 20, एक्सरसाइज 1 सवाल नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29। ठीक है, फिर नीचे लिखो लाइन चेंज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल।
WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी के लिखो एक्सरसाइज 1 के सवाल नंबर 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 वर्क एनर्जी थ्योरम के खूब सवाल हो गए पेट भर के, और इतने सारे कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये तो किसके थे? एक्सरसाइज नंबर 1 के, एक्सरसाइज नंबर 1 के हो गए सारे। 1 में और लिखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 19 इसी में वर्क एनर्जी थ्योरम में लिख लो, 9 और 19। ठीक है, ये तो किसके हो गए बेटा? एक्सरसाइज नंबर 1। अब बेटा 3 में आओ, बेटा 3 में आओ, एक्सरसाइज 3 लिखो, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14, 15। ठीक है, तो कितने प्रश्नों का गिनो? 25 सवाल है। आज केवल मॉड्यूल करो, ईएलपी नहीं। आज मॉड्यूल खुलेगा, मॉड्यूल घिसेंगे। सही है, टारगेट रखो कि अपन को ये 20 से 25 सवाल करने, अटकेंगे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, दिक्कत क्या है? पर करोगे तो लैंग्वेज बढ़िया होगी और मॉड्यूल भी बनना शुरू होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, हैंग डालिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखो। पहला पॉइंट, दोज फोर्सेस। अब आधा घंटा बायो है, बायो का क्या मतलब है? फिजिक्स में जब जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसका एक पर्यायवाची शब्द रख दिया गया, बायो पढ़ रहे हैं। तो अब आधे घंटे थ्योरी है, पूरी फिजिक्स में ऐसा 8 से 10 बार होता है। कुछ मॉडर्न में होता है, ईएम वेव्स में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है। तब जब आधा पौन घंटा थ्योरी चलती है तो उसे कहते हैं अब क्या पढ़ेंगे? बायो। तो एक पर्यायवाची शब्द बना रखा है, फिजिक्स में थ्योरी मतलब क्या पढ़ना? बायो। लिखें कंजर्वेटिव फोर्स। पहला पॉइंट, those forces are said to be conservative, are said to be conservative in which work done by the forces does not depends on path. It depends only on initial and final position. It depends only on initial and final position. एक एक पॉइंट काम का है, समझ के याद करने वाले प्रॉपर्टीज हैं। आइए समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देखना। ये ब्लॉक है और मुझे इस ब्लॉक को यहां ले जाना है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। सभी बिंदास देखना, जो पढ़ा हुआ है उससे बातें बहुत स्मूथ चलती हैं। 1-1.5 महीने की मेहनत हो चुकी है, 14 जून से बैच शुरू हो गया था। अब हमारे पास बहुत फंडामेंटल डेवलप हो गए, बेसिक मैथ, वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी का काफी पोर्शन। तो हम इतनी चीजें समझ चुके हैं कि अब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे भाग सकती हैं। अब आप देखिए, मुझे यहां से ब्लॉक को यहां ले जाना है। mg कहां? नीचे। ले जाना है कहां? ऊपर। मैं आपसे पूछूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh, -mgh, कारण बताइए।
mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ये तो था रास्ता नंबर 1। मैंने कहा नहीं यार, यहां नहीं, ऐसे नहीं, इसको पहले ऐसे ले जाऊंगा, फिर ऐसे ले जाऊंगा। ये मेरा रास्ता नंबर 2 है। कोई टेंशन नहीं है, इसमें वर्क डन पूछ मजा आ जाएगा। यहां से यहां सोचो, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना? 0 0। और यहां से यहां माइनस का mgh, दूसरे रास्ते में वर्क माइनस mgh। यार ये तो बढ़िया है, पहले रास्ते का भी वही वर्क है, दूसरे रास्ते का भी वही है। अब मेरी इच्छा हुई, मैं तो इसको सर टेढ़ा मेढ़ा चला के ले जाऊंगा, तो सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो सिखाया था ग्रेविटी के वर्क में हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तीनों केस में देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, वर्टिकल। यहां आगे गया फिर ऊपर गया, यहां टेढ़ा मेढ़ा गया, पर ऊंचाई में कितना गया? इस तीसरे रास्ते में भी वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है। मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव। कितनी सरल परिभाषा आ गई, पूरी बोलनी आनी चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स कौन? ऐसे फोर्स, ऐसे नहीं, ऐसे वर्क, अच्छा बोलो, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। mg तो फोर्स है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तीनों रास्तों में वर्क सेम आ रहा है, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। और कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, जो हम mg पढ़ रहे हैं। आगे जाके कुलम्बिक फोर्स पढ़ोगे 12वीं में, इलेक्ट्रो में, कुलम्बिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, these all are कंजर्वेटिव फोर्स। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और, इस पे तो डिपेंड करेंगे ना। अगर फाइनल यहां ना होता, छत होती, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग होता। छत ना होती, छठा फ्लोर होता तो अलग होता, क्योंकि आपने फाइनल पोजीशन को क्या कर दिया? बदल दिया। तो किस पे डिपेंड करेंगे? इनिशियल और फाइनल, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। क्या बात क्लियर है क्या? लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सीधे प्रॉपर्टी पूछी जाती है, थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं, तो सीधा याद होना चाहिए। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डायग्राम बना लें, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। आसान है टॉपिक। अब मतलब अगले 6 दिन बहुत कंफर्ट जोन में निकलेंगे, और 6 दिन के बाद तो चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं, सारी बातें बढ़िया लेवल पे क्लियर। जिसने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं करी है जरूर कर लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाइयों, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ELP बनाई तूने? क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल। ऐसे कैसे हाँ होता है? हाँ, हमारे समय तो हाँ ऐसा होता था। हाँ, हाँ? गजब ही करता है, समझ में आ रहा है? हाँ? ये कैसा हाँ होता है? हाँ ऐसा होता है, फिर? हाँ। तो पहला पॉइंट लिख लिया क्या? वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सभी रास्तों में वर्क डन सेम है। कंजर्वेटिव एग्जांपल बोलो। कोलंबिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। आपने देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, उसको कोई मतलब ही नहीं आप कहां से लेकर आए हो।
उसको तो केवल आप फॉर्मूला देखो ना कितना मस्त है, हाफ के XI स्क्वायर माइनस, साफ साफ कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, अपने तो इनिशियल चाहिए और फाइनल चाहिए, किस रास्ते से आपने किया है कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग डराती है तो फॉर्मूला लिखना भी सिखाती है। स्प्रिंग के इतने सवाल कराए इसलिए ताकि आपका वो डर हटे। बढ़ू आगे, दूसरा पॉइंट, इन अ क्लोज लूप, in a closed loop, in a closed loop, the work done by the conservative forces, work done by the conservative forces is always zero, is always zero। ये बात भी समझी जा सकती है, आप खुद ही देखना ये बात समझ में आ जाएगी आपको। मैं गया साहब इनिशियल से फाइनल यहां और वापस लौटकर यहीं आ गया, तभी तो लूप पूरा होगा। चलिए जाते समय बताइएगा, W1 जाते समय बताना ईमानदारी से, mg नीचे h ऊपर, जाते समय माइनस mgh, आते समय mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ये ऊपर ये नीचे। क्या क्लोज लूप हो गया क्या? हाँ, जहां से चालू होता वहीं आ गया। टोटल वर्क डन बता दो, 0। इसलिए कहा जाता है लूप में वर्क डन हमेशा 0, बशर्ते कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज, बशर्ते फोर्सेस कौन होने चाहिए, कंजर्वेटिव। सवाल ऐसा इलेक्ट्रो में दे रखा है, आपको बताता हूं। वो कह रहा है ए से बी जाने में 3 जूल लगते हैं, बी से सी जाने में 5 जूल लगते हैं, ए से सी में वर्क डन बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आप देखना, ए से सी जाने में पूछा है, पहले क्लोज लूप का लिखो, कैसे लिखोगे कोशिश करना, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए बराबर 0। पहले ये लिखना सीखो, क्यों हुआ ये बताइए, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की कि लूप में वर्क डन कितना होगा, 0। लूप अच्छे से घुमाओ, ए से बी, बी से सी, सी से ए। अब ए से बी लिखो 3, बी से सी का 5, सी से ए का पता नहीं बराबर 0, सी से ए का आएगा -8। पर ये उत्तर नहीं है, सी से ए का आया है, पूछा उसने तो सोच, सी से का -8 है तो उल्टा +8। सोचना, ऊपर जाने का -mgs था तो नीचे जाने का +mg। तो ध्यान देना, जल्दबाजी में बच्चे -8 नहीं करेंगे, ये उत्तर नहीं है। पूछा क्या है भाइयों, ए से सी, तो उत्तर आएगा ए से सी +8। और यहां वैसे भी सोच सकते थे कि यार यहां 3 जूल लगे, यहां 5 जूल लगे, तो ए से सी तक जाने में 8 जूल लगे हैं, ए से सी तक जाने में 8 जूल लगे हैं। तो ध्यान से करिए, दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको कंफर्ट लगे। क्लोज लूप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सदैव 0 होगा। आज 25 क्वेश्चन है, घर जाके देखो तो सही कितने बन रहे हैं, ट्राई करो, कहीं अटक जाते हो छोटा बहुत तो कैलकुलेशन के लिए सॉल्यूशन देखो। 2 बार तुमने अटेम्प्ट कर लिया पर तुम्हें नहीं पकड़ में आ रही गलती, तो सॉल्यूशन देखो कि यार कल तक तो कौन वेट करेगा सर का, अभी अपन खुद ही फाइट करके देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। वो हेल्प के लिए तो है कि कहीं बीच में फंस गए, 2 बार कर लिया नहीं बन रहा, अटके हुए पड़े हैं, कल तक का पेशेंस भी नहीं है यार, कल तक कौन पेशेंस रखेगा, अभी फाइट करके खत्म करो इसको, एक बार सॉल्यूशन देख लिया फिर वापस करा। इस तरह का फाइटिंग वाली
टेंडेंसी लानी पड़ेगी, फिजिक्स में तो ऐसे ही चलता है भाई, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो बताइए, लूप में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का 0। अगला लिखिए, अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट, तीसरा बोर्ड से देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। दिस इज द रिलेशन के कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा माइनस डेल्टा यू होता है। क्या होता है अभी हम समझते हैं। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आधा घंटा पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी की बातें समझ में आए, फिर वहां से रिलेशन भी समझ में आएगा। चौथा लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, इसके अंदर ए पार्ट। सारी बातें समझ के याद करने की हैं, इसलिए पहले ही बोल दिया गया अगले आधा घंटा बायो है। पॉइंट्स पढ़े, समझे, और फिर उनको क्या करना है, याद रखना है। समझ के याद करना सही रहता है। पोटेंशियल एनर्जी बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। बचपन से याद है, 9th क्लास से, एक ब्लॉक को h ऊंचाई पे रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी? mgh। उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मजे की बात, एक शानदार आज बढ़िया शब्द सुनो, पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड होती है जब फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। ये बात जबरदस्त है। फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। आपने अपने जीवन में कुल 3 पोटेंशियल एनर्जी सुनी है, जो आगे जाके देखोगे पूरे 2024 नीट तक। पहला सर mgh, ये तो सर 9 से सुनी हुई है। इसके पीछे है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव है। कुछ समय बाद सुनोगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके पीछे है स्प्रिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव है। 12वीं में पढ़ोगे कुलंबिक वाला U बराबर के Q1 Q2 बाय R, इसके पीछे जो फोर्स है वो कुलंबिक फोर्स है, वो भी कौन है? कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या बढ़िया शब्द निकल कर आया, पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित ही तब होती है जब फोर्सेस कैसे हो। जब आप शब्द पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, इसका मतलब बैक ऑफ माइंड पक्का कौन सी फोर्स फील्ड है? कंजर्वेटिव। तो इसके अंदर ए पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is only defined in conservative force field, in conservative force field। क्या ये बात क्लियर है? सब सवाल मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। बी पार्ट लिखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, the energy stored in the body by the virtue of which, by the virtue of which its position, or configuration, by the virtue of लिख लिया ना, its position or configuration is called potential energy। ये नवी क्लास की परिभाषा, अभी तक वही है।
कितना रटते थे, याद वर्च्यू वर्च्यू याद ही नहीं होता था, 8वीं 9वीं याद करो, कैसे कठिन दिन वो भी देखें, याद ही नहीं होते थे पर रटते थे, होगी जो देखा जाएगा, अपन को क्या करना वर्च्यू का मतलब, रट लो एक बार तो, वही वाली देखो चीज फिर आ गई। आप सरल भाषा में बोल सकते हैं, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मोशन के कारण जो आती है वो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो, सी पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is a reference quantity, is a reference quantity. It may be positive, it may be positive, negative or zero. It may be positive, negative और zero. कुछ भी हो सकती है, अभी सब समझाऊंगा पॉइंट, सारे पढ़े हुए हैं आपके, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। डी पॉइंट लिखो, डी पॉइंट लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is a absolute quantity, is a absolute quantity. It means, कॉमा लगा के लिखो, it means it does not depends on, it does not depends on reference level. अब ध्यान से देखना, बिंदास, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा हुआ है, एक भी ऐसी शब्द नहीं बोलेंगे जो आपको नहीं आता होगा। देखना, ये ब्लॉक यहां है, ये ब्लॉक यहां है, ये ऊंचाई है x, ये ऊंचाई है h, ये 1 है, ये 2 है। आराम से देखो, रिलैक्स होके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस में और मजे आने वाले हैं। मैंने माना ये रेफरेंस लेवल है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या मानते हैं, रेफरेंस लेवल, मतलब यहां पर मैंने अपनी ऊर्जा को क्या मान लिया, 0। चलो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 1 पर mgx, हाँ या ना। 2 पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, mg, ऊंचाई, ऊंचाई h प्लस x, चेंज बताओ, u2 माइनस u1, mg h प्लस mgx माइनस mgx, ब्रैकेट खोल दिया, ये कटा mgh। ये तो पहला बंदा जिसने रेफरेंस लेवल यहां माना। अब दूसरे बंदे को लाते हैं, दूसरा बंदे ने कहा नहीं आशीष सर, अपन तो रेफरेंस लेवल को मानेंगे, रेफरेंस लेवल फॉर ऑब्जर्वर 2, ये रेफरेंस लेवल था O1 के लिए। बिंदास खेलना, सब पढ़ा हुआ है। अब ये कह रहा है रेफरेंस लेवल ये है, तो ये तो जमीन पर ही है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी 0, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लेवल से mgh। चेंज बताइए, चेंज बताइए, mgh ही आया। क्या समझ में आया? 2017 का एक सवाल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ये देखो आंसर बदल गए, बट चेंज नहीं बदला, चेंज नहीं बदला। अब आप कहते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, 9th क्लास में टीचर ऐसा सिखा देते हैं स्कूल लेवल पर भाई आज आप बड़े हो गए हो, इसकी mgh नहीं 0 भी हो सकती है, माइनस mgh भी, प्लस mgh भी। सीखो कैसे, अगर जमीन रेफरेंस लोगे तो ऊपर है प्लस mgh, छत रेफरेंस ले लोगे तो नीचे है माइनस mgh, और यही रेफरेंस ले लोगे तो 0। तो a copy have zero potential energy, positive potential energy, negative, but change is independent on reference level। आपकी मर्जी पड़े जो रेफरेंस लेवल लो, पर चेंज कभी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा।
अब पढ़ो तीसरा चौथा पॉइंट, दोनों मजे आ जाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट चेंज इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल, किसी का उससे कोई संबंध नहीं है। फोटो बना लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। चेंज कभी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करता। डेल्टा यू कभी भी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करता। अब कुछ और बातें सीखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस ही ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किए गए वर्क डन वाली जो एनर्जी है उसको वापस से प्राप्त किया जा सकता है। आपने पहले पोटेंशियल में स्टोर कर दी और जब वहां से उसको छोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। जबकि नॉन कंजर्वेटिव होते हैं फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग। फ्रिक्शन की एनर्जी एक बार हीट में डिसिपेट हो गई, वापस उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो डिसिपेट हो गई। एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड भी करते हैं। आपको एक ब्लॉक ए से बी ले जाना है, छोटे रास्ते पे ले जाओगे, बड़े रास्ते से ले जाओगे तो फ्रिक्शन का वर्क डन ज्यादा होगा। क्या बात समझ आ रही है? कल पूरे दिन न्यूमेरिकल चलेंगे और ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें केवल मैथ्स है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है पूरे दिन। बढ़िया है, एकदम शानदार समझ में आ जाएंगे, पूरा लेक्चर उसी पर है। आज हम सारे उसकी बातें इकट्ठी कर रहे हैं ताकि कल तक बात एकदम शानदार हो जाए। चलिए करें, छोटा सा सवाल करके दिखाऊं। सवाल क्या है, थ्योरी में ही है, चीजें देखते हैं। होमवर्क दे दिया है, कल भी मिलेगा होमवर्क, ताकि संडे को बैठकर हम सब चीजें अच्छे से मैनेज करें। सभी छोटे बच्चे हो, कहना मानो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहकर, प्रेशर नहीं लेने का, खुश रह के पढ़ो। सिलेक्शन रैंक के बारे में नहीं सोचना होता है, अपने तो पढ़ाई करनी होती है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूले पढ़ो, रिवीजन करो। एनसीईआरटी इतना बढ़िया तरीके से जगदीप सर पढ़ा रहे हैं, क्या जबरदस्त किताब खोलकर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, A1। मतलब ऐसी एनसीईआरटी कभी हमने पढ़ी ही नहीं, एक एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन। फिर घर जाके वीडियो भी अवेलेबल है, 3-4 दिन बाद पढ़ना है वापस देख भी सकते हैं पूरी, मतलब किताब किताब खोल कर ही कि भाई एनसीईआरटी लाओ। पहली पहली शर्त होती है किताब क्लास में बैठने की, एनसीईआरटी तो होनी चाहिए। इतना जबरदस्त एनसीईआरटी के पीछे पढ़कर, क्योंकि अपने दिमाग में डे 1 से क्लियर है, पेपर तो एनसीईआरटी से ही आना है भाई, शुद्ध रूप से एनसीईआरटी फोकस। तो दिमाग कितना क्लियर रहता है कि भाई अपने तो यही बुक है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके बहुत बढ़िया तरीके से समझा। शानदार, एनसीईआरटी के चैंपियन है, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पता है। आप साथ साथ पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा आपको, अच्छा भी लगता है, एकदम बढ़िया तरीके से लिखो। अब मैं आपको क्या एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे चीजें आपको समझ में आएंगी। मेरे पास एक ब्लॉक है और मुझे इस ब्लॉक को यहां ले जाना है, ठीक है? आराम से देखना, ये इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है, ठीक है? देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। नीचे क्या लगा,
mg, सब पढ़ा हुआ है आपके, देखना। ये मैंने मान लिया रेफरेंस लेवल, ठीक है साहब, देखते जाइएगा। अभी बताइए u इनिशियल कितना है? बिंदास, इनिशियल देखा, इनिशियल पे रेफरेंस है, मन में चल रहा है एम जी एच, एच बोले तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 0। यू फाइनल बताओ, यू फाइनल बताओ, एम जी एच। डेल्टा यू बताओ, यू एफ माइनस यू आई, एम जी एच। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट 1 हो गया, ये नमी कक्षा थी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखता हूं सर, ये मुझे लिखने दो। mg कहा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, क्या आएगा? माइनस एम जी एच। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच। अब क्या बताना चाहता हूं वो सीखो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और डेल्टा यू क्या बराबर है या माइनस का अंतर है? इसलिए आपने 2 स्लाइड पहले लिखा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस डेल्टा यू, इज माइनस डेल्टा यू। देख लो आप, दोनों बराबर कहां रहे? किसका अंतर आ रहा है? माइनस डेल्टा यू का। यही जब थोड़े बड़े हो जाओगे, आज बता देता हूं, अगर आप इसको एफ बल लगा के ऊपर ले जाते, या चलो 2 दिन बाद ही बताऊंगा, अभी सब मिक्स हो जाएंगे, परेशान हो जाओगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा यू, और यहीं से एक फॉर्मूला आता है, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स लिख सकते हो। वर्क को स्मॉल के लिए लिखेंगे तो एफ डी एक्स, क्या लिखोगे? एफ डी एक्स। इसको लिखोगे डी यू, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डी यू बाय डी एक्स। कुछ किताब लिखती हैं माइनस डी यू बाय डी आर। कौन सा सही है? दोनों सही है भाई। ये कब लगाओगे? जब u फंक्शन ऑफ x होगा। ये कब लगाओगे? जब u फंक्शन ऑफ r होगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर पोटेंशियल एनर्जी 3 डायमेंशन में वेरी कर रही है, किसमें? 3 डायमेंशन स्पेस में वेरी है, तो पता है क्या लगाते हैं? फिर फोर्स के 3 अलग अलग कंपोनेंट निकालते हैं, तब उसको डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये डिजाइन नहीं है, ऐसे नहीं, डिजाइन इसे बोलते हैं डेल। कोशिश करो, देखो बोल लिया, डिजाइन नहीं बोलना, क्या? डेल। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कल ये सारी चीजें फिर लिखाऊंगा एक बार, आज सिर्फ आइडिया दिया ताकि आप इस बात को समझ सकें। कल और सिखाऊंगा कंजर्वेटिव के बारे में बातें, नॉन कंजर्वेटिव, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का होमवर्क 25 क्वेश्चन है। सभी लोगों से आशा करते हैं होमवर्क बनाइए, यही हमें रोज आगे ले जाएंगे, यही हमें कॉन्फिडेंस को हमारा बढ़ाएंगे। आराम से करिए, 10 बने, 12 बने, 15 बने, 18 बने, आज शुरू करोगे 15-20 दिन में बढ़िया बनने भी लग जाएंगे। चलिए साहब, धन्यवाद। ये फॉर्मूला लिखना, कल सिखाऊंगा पार्शियल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है।